नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो पहुंचे हैं गुरमीत सिंह देओल जी हैं और फरीदाबाद स्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फीवा आमतौर पर जिसे कहते हैं जी निकनेम, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी को। और ये जो चिट्ठी है ये शहर में भूकंप ला सकती है। आप समझ लें कि फीवा जो फरीदाबाद के तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन प्रॉपर्टी डीलर्स की एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन देखती है कि शहर में प्रॉपर्टी के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उनमें और ज़्यादा उछाल आए, कैसे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा हो। यही ना देओल साहब? हम ये चाहते हैं कि लोगों को अच्छा घर, सुंदर घर और सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड हों और उनका शहर में रहने का सपना दिन ब दिन चार्म लोगों का, बाहर के लोगों का भी बढ़े फरीदाबाद में आने का। फरीदाबाद में आने का चार्म बढ़े और यहाँ प्रॉपर्टी के दाम जो लगातार उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने दिल्ली एनसीआर के दूसरे शहरों में बढ़ रहे हैं, श्योर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मुकाबले ये एक बड़ा स्लम बन गया है, पिछड़ता जा रहा है, स्लम बन गया है, नो डाउट इसमें। और बड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि लोग पहले, आज से 25 साल पहले के 50 मिनट में मैं अपनी गाड़ी से दिल्ली आईएसबीटी पहुंच जाता था, आज 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में पहुंच जाते, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। तो हमने 1-1.5 साल की तरक्की करी है या पीछे गए हैं ये समझ नहीं आ रहा। शहर में ही जाना, जिन रास्तों पर हम जाते हैं वहाँ, जहाँ पहले 15 मिनट में पहुंच जाते थे, अब वहाँ 45 मिनट लगते हैं देओल साहब। फिर उसके साथ साथ ये है कि सुरक्षित पहुंच जाए तो भी 45 मिनट में भी लोग खुशी मनाते हैं। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा घर आ गया, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा है। अभी एक पत्र लिखा है कि शहर सुंदर हो जाए, शहर साफ हो जाए, ताकि यहाँ प्रॉपर्टी में भी उछाल आए, प्रॉपर्टी थोड़ा फिलहाल उछाल आए ना आए, हर आम आदमी जो यहाँ रहना चाहता है उसकी इच्छाएं पूरी हों, उसे खुशी महसूस हो कि मैं एक अच्छे शहर में रह रहा हूँ, गांव छोड़ के आया हूँ। महसूस होगी तो निश्चित रूप से कीमतें तो बढ़ेंगी। चलो, हमारा उद्देश्य कीमत बढ़ाने से नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जिसको जो चीज दी है वो प्रसन्न रहे कि हाँ मैं अच्छी जगह मैंने मकान लिया है। अब वो चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है वो एक बार मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आप बहुत सारे मुद्दे आप जानते हों और बहुत सारे देओल साहब से भी बात करेंगे। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार किए जाने हेतु कुछ सुझाव। सुझाव भी दे सकते हैं जी। देखो, सरकार में हम मान्यवर महापौर महोदया, आज आपके द्वारा भाजपा जिला कार्यालय अटल कमल पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जो विचार बैठक आयोजित की गई है, उसके लिए मैं अपनी संस्था फरीदाबाद स्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त फीवा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी वर्ष में 4 से 5 बार अवश्य किए जाएंगे। आज के संदर्भ में मैं अपनी संस्था फीवा की ओर से कुछ निम्नलिखित सुझाव इस मांग पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा मानना है कि यदि इन सुझावों पर कार्य किया गया तो काफी सारी समस्याओं का बहुत ही सरल ढंग से समाधान संभव हो जाएगा। ये और महत्वपूर्ण सुझाव हैं। फरीदाबाद निश्चित रूप से आप उन सुझावों से सहमत होंगे। देओल जी ने बहुत मन लगा के पॉइंट वाइज ये विचार लिखे हैं। सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जानी चाहिए। जहां पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना संभव ना हो वहां पर उपायुक्त महोदय द्वारा तहसील कार्यालयों में लागू किए गए एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें उच्च अधिकारी भी ग्रुप संचालक के रूप में निगरानी कर सकें, उस ग्रुप में भी सभी छोटे बड़े कर्मचारी एवं अधिकारी अपने कार्यस्थल पर पहुंचकर जीपीएस लोकेशन के साथ अपनी ग्रुप या इंडिविजुअल फोटो डाल दिया करें। ये समझें, बहुत बड़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये हमारे डीसी साहब ने किया है और मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करने भी जाऊंगा। उन्होंने तहसीलों में ये लागू किया है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले शिक्षा विभाग में होना चाहिए था, क्योंकि अध्यापक स्कूलों में पहुंचते नहीं है और बच्चे आवारा घूम रहे हैं। और हमारे शिक्षा में तो फरीदाबाद 22वें स्थान पे आ गया। वो 22वें स्थान पे भी कैसे है ये समझ नहीं आ रहा। वो तो 35वें स्थान पर भी हो सकता था अगर जिले तो हैं। जिले ही 22 है ना, अगर 35 होते तो वो 35वें स्थान पे आता। जी बिल्कुल ठीक है। मतलब टीचरों की ऐसी हालत है कि 3-3 घंटे भी नहीं आ रहे। उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो तो कई टीचर ऐसे हैं कि महीने में 4 दिन 6 दिन ही आ रहे हैं। पार्कों के रखरखाव के साथ साथ स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव भी आरडब्ल्यू के अधीन कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर स्ट्रीट लाइटें या तो खराब और बंद मिलेंगी या जो ठीक भी हैं तो वह 24 घंटे 365 दिन भर जलती रहती हैं। और इसके साथ एक सुझाव और भी है कि सफाई व्यवस्था भी आरडब्ल्यू के अधीन न कर दी जाए देओल साहब। शायद इस काम को करने के लिए सफाई कर्मचारी
अभी अभी इतने स्तर पे तो करें उसके बाद ये तो अगर हो जाए तो होता है, सोने पे सुहागा है सफाई व्यवस्था भी, क्योंकि अभी भी तो कोई ना कोई नुमाइंदे ही हैं जो, इको ग्रीन ने तो कुछ किया नहीं, यही लोकल लोग ही हैं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, चाहे वो बंदवाड़ी का हो चाहे घरों से उठाने का हो। वो तो मसल पावर वाले कुछ लोग विशेष मसल पावर वाले लोग हैं जिनके पास सफाई के ठेके हैं, तो उनसे क्या कोई कहे। और भी बहुत सारे सुझाव हैं। कुछ विशेष स्थानों पर प्रतिदिन लगभग 8 से 10 रिक्शा ताजा पशुओं का गोबर लगातार डाला जा रहा है। इसकी वजह से सड़क पर कीचड़, फिसलन व बदबू भी बढ़ जाती है। नगर निगम क्षेत्र के ऐसे सभी डेयरी संचालकों, पशुपालकों को चिन्हित करके उनसे मासिक शुल्क वसूल किया कर किसी एजेंसी को कलेक्शन का ठेका दिया जाए। ये सुझाव सही है आपका कि किसी एजेंसी को ठेका दिया जाए। इस ये विचार मेरे कल से दिमाग में है, क्योंकि मैं कल 24 सेक्टर गया था तो एस्कॉर्ट्स कंपनी मुझे सर के सामने कम से कम 15-20 ट्रॉली कूड़ा है, और इसी तरह लखानी चौक पे। तो बड़ी शर्म आती है कि एक एस्कॉर्ट कंपनी प्रशासन को किसी भी काम में लाखों रुपए की मदद करती है, हर तरह से टैक्स तो देती है, और उसके अलावा 5-5, 7-7 हजार कर्मचारियों को नौकरी दे रही है। तो उनके दरवाजे पे, उनकी कंपनी के आगे कूड़े का डंप यार्ड बना देना। लखानी साहब का इस फरीदाबाद में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे एस्कॉर्ट्स का है। 2 ही कंपनी हैं जो फरीदाबाद को जिन्होंने स्टैंड किया है। तो उनकी कंपनियों के आगे कूड़े के इतने बड़े ढेर हैं, 300 मीटर तक कूड़ा है सड़क के ऊपर, आधी सड़क कूड़े में दबी हुई है लखानी चौक पे। आप कभी भी चेक कर लेना, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास जीपीएस फोटो भी है, मैं एविडेंस के साथ बात कहूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा। तो एक 15 साल पहले कभी किसी भी पार्टी का पार्षद जीता हो या एमएलए जीता हो या कोई मंत्री रहा हो, उसके दरवाजे पे आज भी पूरी साफ सफाई है। क्या लखानी जी इतने गलत हैं? या एस्कॉर्ट कंपनी इतने लायक भी नहीं है कि उनकी कंपनी के आगे सफाई की जाए, जिनसे लाखों रुपए हर 15 अगस्त, 26 जनवरी और पता नहीं कितने कामों में वो पैसा और मदद करते हैं प्रशासन की। लगातार इसका उल्लंघन करने वालों पर चालान के साथ साथ सजा का भी प्रावधान किया जाए। हाँ, जैसे रेल में होता है भाई, टिकट 10%, 10 गुना जुर्माना और सजा दोनों एक साथ हो सकती है। तो ऐसे ही जुर्माना एक बारी करने के बाद दूसरी बारी तो फिर दोनों एक साथ कर दें तो अच्छा रहेगा। नगर निगम क्षेत्र अत्यधिक भूमिगत जल दोहन के कारण डार्क जोन में आ चुका है। परिस्थितियां धीरे धीरे काफी गंभीर होती चली जा रही हैं। पहले केवल गर्मियों में पानी की किल्लत रहती थी, अब साल भर लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। नगर निगम, एफएमडीए और एचएसवीपी मिलकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करके भी शुद्ध जल आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसीलिए पानी का अत्यधिक दोहन करने और फिर बर्बाद करने वाली इकाइयों, घरों व दुकानों को जो प्रतिदिन गाड़ियां रैंप और आंगन धोकर हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत व प्रमाण देने वालों को उचित इनाम, सम्मान, पुरस्कार या नकद राशि से नवाजा जाए। यह राशि प्रत्येक चालान का 10% शिकायतकर्ता को और 10% चालान करने वाले नगर निगम के इंस्पेक्टर को मिलनी चाहिए। बकाया 80% जुर्माने की राशि को विभाग के खजाने में जमा कर लिया जाना चाहिए। आप सोचें कितना व्यवहारिक सुझाव है। आमतौर पर ये जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 2 ही चीजों से चलता है, या तो वो कैरेट से चलता है या स्टिक से चलता है। और जी, वीपी सिंह सरकार में भी आया था कि अपने आप अपनी किसी की प्रॉपर्टी बताओ तो 10% मिलेगा। ऐसे और कई महकमों ने भी किया है कि अगर वो कोई हमारे को विभाग का फायदा करेगा तो 10% में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब कंप्लेंटर अगर कंप्लेंट करता है कि ये देखो जी 265 सेक्टर 16 में या कहीं और पानी बह रहा है, तो वो बजाय उसकी शिकायत सुनने के उसको जाके बताते हैं भाई तेरी फलाने आदमी ने शिकायत कर रखी है। वो फिर अगली बार शिकायत करता है, घर में घुस जाता है, दोबारा आगे औरों को भी बताता है, यार मत करना यार, पंगा ले लिया मैंने। तो अगर उसको इनाम मिलेगा तो जो चालान करेगा उसे भी इनाम मिलेगा, तो दोनों भाई भाई होकर अच्छा काम रिजल्ट देंगे। पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को खुला छोड़ने पर उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान सख्ती से लागू किया जाए और ऐसे बेसहारा जानवरों को तुरंत प्रभाव से नई गौशालाएं बनाकर उन्हें वहां रखवाया जाए। नगर निगम क्षेत्र के सभी गांवों की पंचायती भूमि में कम से कम 2 एकड़ या 5 एकड़ में गौशाला का निर्माण सीएसआर फंड से करवाकर शहर के प्रमुख औद्योगिक घरानों एवं प्रबुद्ध लोगों की संस्था द्वारा उन्हें संचालित करवाया जाए। जो गाय घूम रही हैं, लगातार पोलोथिन खा रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, गंदगी में मुंह मार रही हैं, उन गायों को बचाने और उनके लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करने के लिए देवल जी सुझाव दे रहे हैं जी। 27 गांव अभी नगर निगम के अधीन आए हैं और सबके पास अच्छा फंड भी है, कई करोड़ों का, और अच्छी जमीन भी पड़ी है। तो अगर 4-5 एकड़ में गौशाला बन जाए और उसमें पूरा सोलर सिस्टम, गोबर प्लांट का जितना ये बताते हैं गाँव सदुपयोग, ब्राजील, स्वीडन वगैरह से वो टेक्नोलॉजी ला के अगर मेट्रो हॉस्पिटल वाले को कहा जाए या एशियन हॉस्पिटल को कहा जाए, ऐसे घराने यहाँ लगभग समाजसेवी और दानवीर 1000 से ज़्यादा हैं।
और हमें सिर्फ 40 या 50 गौशालाएं बनाने के बाद एक भी पशु सड़क पे नहीं दिखेगा। और दूध का उत्पादन भी 4 गुना हो जाएगा। सफाई व्यवस्था तो बनेगी, सोलर भी पैदा होगा, 5 एकड़ में सोलर भी लग जाए, गाय भी नीचे रहे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली एजेंसी की समय समय पर गुणवत्ता बारे जांच की जानी चाहिए और उनके द्वारा लिया जाने वाला मासिक शुल्क नगर निगम की आधिकारिक ऐप पर ऑनलाइन जमा करवाने का प्रावधान हो या प्रॉपर्टी आईडी के अनुसार हाउस टैक्स में ही एक मुश्त राशि वसूल कर ली जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव है। ये जो कलेक्शन की दिक्कत है जी, कैश लेने वाला रिक्शे वाला आज आया जो ले गया, अगले दिन वो चेंज हो गया, कह रहा जी आपके पैसे नहीं आए। वो रसीद हम संभाल के नहीं रखते, 2-3 महीने बाद कहते हैं हम इसका कूड़ा नहीं उठाएंगे, इसने पैसे नहीं दिए। एक ऐप होगी तो सरकार को भी पता होगा कि कितनी कलेक्शन किस सेक्टर से, किसी इकाई से आई है, कितना उसको मिला है, कितना। अभी इससे पहले जब ये एजेंसी नहीं थी तो हमारे सेक्टर 55 में 4-5 महिलाएं थी जिन्होंने सफाई का जिम्मा उठा रखा था, और वो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही ज्यादा। लेकिन वो शोषण कर रहे थे। एक रिक्शे वाले को 800 रुपए देते थे, हर घरों से पैसा उगाते थे। रिक्शे वाले से पूछा जाए 800 में कैसे काम करते हो, कि जी क्या करें, कूड़ा छांट लेते हैं, 2-2.5 हजार का कूड़ा हो जाता है। तो जब कूड़े से इतनी कमाई है, एक प्राइवेट 4-5 लेडीज अनपढ़, वो एक रिक्शे वाले को 800 रुपए दे के और 2,000 रुपए वो ऊपर से उस कूड़े में से कमा रहा है, और उन घरों से वो 80-80 हजार रुपए कमा रही थी। तो 5 लेडीज का मतलब 5 लाख रुपए कमा रही थी। आज क्या होगा, आज कितना कमा रहे होंगे? देओल जी, इसमें जो सबसे बड़ा ये जो सुझाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है फरीदाबाद कि बहुत सारे लोग अपना कूड़ा के हम अपना कूड़ा नहीं देते और इसलिए हम पैसा भी नहीं देते। लेकिन जो कहीं ना कहीं तो फेंक ही रहे हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। पैसा देंगे तो हक से अपना अधिकार भी मांगेंगे, पैसा दिया है तो मैं कूड़ा डालूंगा। और जब वो शहर में रहना है तो कम से कम कोई न्यूनतम पैसा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो ये पैसा तो जरूरी है। आप नहीं कह सकते ये गरीब आदमी है 50 रुपया नहीं देगा या ये 100 रुपया नहीं देगा। वो गरीब आदमी ना ठेके पे आपको खड़े हुए मिलेंगे शाम को डेली। गरीब कोई भी नहीं है फरीदाबाद में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भंडारे ये सारी चीजें भी बेकार हैं, क्योंकि आदमी तो 10,000 रुपए का गुटखा खा रहा है, तो उसको भूख प्यास की जरूरत ही नहीं है। तो खामा हम थर्मोकोल प्लास्टिक फैला रहे हैं, रिफाइंड को बढ़ावा दे रहे हैं, भंडारों के नाम पे लोगों को बीमार कर रहे हैं, नकली मसाले, नकली हलवाई, बहुत गंदगी फैल रही है। जी, मैंने कहा ना, देओल साहब के सन्नी देओल जैसे ही क्रांतिकारी विचार हैं जी। और सभी प्रॉपर्टी आईडी के अनुसार बिजली, पानी और सीवर का कनेक्शन एवं शुल्क वसूलना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि देखने में आया है कि नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी तो 6 लाख से अधिक बन चुकी हैं। बिजली के मीटर कनेक्शन लगभग 3 से 4 लाख के आसपास हैं, जबकि पानी और सीवर के कनेक्शन मात्र 1.5 से 2 लाख ही हैं। तो बाकी के जो 6 लाख प्रॉपर्टी आईडीज वाले लोग हैं, ये पानी कहाँ से ले रहे हैं, सीवर कहाँ डाल रहे हैं अपना? ये बड़ा चौंकाने वाला सवाल है। जो ये मैंने अपने अंदाजे से लिखा था, लेकिन अभी मेरी नगर निगम में उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। वो कहते हैं आईडी तो बहुत ज्यादा है, और बिजली के लिए मेरी अभी एससी साहब से बात हुई थी, जितेंद्र ढुल जी से, उन्होंने कहा 7 लाख से ज्यादा हमारे बिजली के कनेक्शन है। तो प्रॉपर्टी आईडी किसी से कहीं ज्यादा है, और पानी के कनेक्शन सिर्फ 180 के आसपास बता रहे हैं, 1,80,000 के आसपास। तो ये डेयरी संचालकों ने अनऑथराइज कनेक्शन, एक कॉलोनी में 100 मकान है और वो 100 रुपए का बिल भर रहा है, और उस मकान से वो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए किराया ले रहे हैं। ऐसे बहुत से मकान हैं। पुलिस एवं बिजली विभाग की तरह नगर निगम भी हर एरिया के अधिकारी के पास एक सीरीज में ही एक कंपनी के मोबाइल नंबर विभाग स्वयं जारी करे। वह मोबाइल नंबर किसी भी अधिकारी के बदले जाने के बावजूद उसी एरिया के नए अधिकारी के पास ही रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव है कि आप एक सिस्टम बनाइए, और जब तक वो सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी। किसी जैसे होता है कि ये नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर जो है, ये एसएचओ खेड़ी पुल का है, या ये नंबर जो है ये एसीपी का है। एसीपी बदल जाएंगे, रामलाल आएंगे, श्यामलाल चले जाएंगे, लेकिन वहां पर वो नंबर वहीं रहेगा। बिजली महकमे ने भी ऐसा बहुत अच्छा काम किया है। उनके लाइनमैनों के भी नंबर हैं, कंप्लेंट सेंटर के, जेई के, सब ऐसे ही नगर निगम के भी ऐसे ही फिक्स नंबर हों। और वो फिक्स अगर कंपनी से बल्क में लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल मामूली से रेट पे कोई पेमेंट भी नहीं इतनी करनी पड़ेगी। किसी भी अधिकारी की लगातार जायज शिकायत मिलने पर उसको जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाए, न केवल एक दूसरे वार्डों में अदला बदली करके खाना पूर्ति करना ये गलत है। 2 या 3 महीने बाद अधिकारियों को बदल दिया जाना भी गलत परंपरा है, और यह उनकी कार्यप्रणाली व विकास को प्रभावित करता है। जितनी देर में वो काम समझता है उतनी देर में उसका तबादला हो जाता है।
कोई भी काम होता है वो कोई दूसरा एक आदमी करके जाता है तो अब चेंज हो जाता है, दूसरा आता है, कहता है भाई देखो ये मैं नहीं जानता उसने क्या किया, मेरी बात करो, मैं अभी आया हूँ, मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं करूँगा। जब तक वो आदमी उससे रिलेशन समझा के पाता है, वो साइड को समझता है, इतने में पता लगता है वो भी अपना छोटा मोटा काम कर गया, दूसरा आ गया, और दूसरा आता है तो वो फिर उस पहले वाले को ये कहता है उसने क्या किया मुझे नहीं पता। तो अपने जिम्मेवारी ना अपने कंधे से हटाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है, नहीं तो जो आदमी गलत है उसको दूसरे वार्ड में भेज रहे हो, दूसरे वार्ड वाला भी क्या गलत था तो नई भर्ती कर लो। अगर दूसरे वार्ड वाला अच्छा था तो उस बेचारे को क्यों हटाया गया? तो उसको तो लगातार 2 साल 3 साल रखो। अगर कोई अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो, अगर कोई गलत रिजल्ट दे रहा है तो उसे कहीं दूर भेजो। दूर भेजो। कुछ अधिकारी जो समय पर एसएमएस या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के बाद या उसके लैंडलाइन या मोबाइल नंबरों पर कॉल करने के बाद आम नागरिकों से संपर्क नहीं करते और न ही अपने कार्यालयों में समय पर उपस्थित रहते हैं, और यदि बैठते भी हैं तो आम नागरिकों को सीधा मिलने की अनुमति उनके द्वारा जानबूझकर नहीं दी जाती। उनके कार्यालय के बाहर बैठे हुए चपरासी हर मिलने वाले को कम से कम आधा पौना घंटा इंतजार करवाते रहते हैं। इसीलिए परेशान होकर लोग उनसे मिलने और बात करने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। इस परंपरा में बदलाव किया जाए और समय समय पर खुले दरबार भी लगाए जाएं और उच्च अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का अवश्य किया जाए। फिलहाल उपरोक्त सुझाव आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की हिम्मत जुटा पाए हैं। यदि इन पर आपके द्वारा वास्तव में गंभीरता से विचार करने के बाद अमल किया जाएगा तो सुधार एवं समाधान अवश्यंभावी है। हम आशा व उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमें अपनी बात रखने का जल्दी ही अवसर अवश्य देंगी। और सरदार गुरमीत सिंह देओल जी ने ये जो पूरी चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी निश्चित रूप से 3 पन्नों की ये चिट्ठी फरीदाबाद में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, अगर सरकार के लोग वास्तव में इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो। देखो मतलब ऐसा है, अभी चीफ इंजीनियर है विवेक गिल जी, अब नीचे अगर कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा तो उनको फ़ोन करो, उन्होंने कभी फ़ोन नहीं उठाना। ऐसे नितिन कादियान जी हैं, एक्सिन है, हमारे वार्ड के हैं, और हम तो ये कहते हैं देओल साहब, हम तो एक फ़ोन और भी बात नहीं कहते उठाते हैं, हम और तो एक उनके और बात कहते हैं, ऑफिस में जाओ तो मिलने का समय नहीं मिलता। हम ये कहते हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर सरकार की ओर से जारी होना चाहिए और उस हेल्पलाइन नंबर पर आदमी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए और कितने दिनों में प्रशासन उसको सॉल्व कर पाया है, उसका समाधान दे पाया है, इसकी भी कहीं गणना हो। और जो लोग दोषी अधिकारी इस पर काम नहीं कर रहे हैं, जो इस समाधान के लिए तत्पर नहीं है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो और उस कार्रवाई के बारे में भी आम जनता को पता चले कि ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। क्योंकि ना आज सड़क बनी है अभी 12 और 15 की, उसमें 3 जगह कट लगा दिए, किसने लगाए हैं और क्यों लगाए हैं कोई नहीं बता रहा, ना एफएमडी देख रहा। मतलब कोई भी समाचार पत्र अगर उनका वर्जन लेता है, अच्छा आपने अभी समस्या बताई है, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसको देखता हूँ, जल्दी सुधार करवा, अगर समस्या होगी तो, मतलब वो पत्रकार को भी चैलेंज कर रहा है, अगर होगी तो प्रश्नवाचक लगा दिया, और उसकी जानकारी में नहीं है, और वो अधिकारी कई लाखों रुपए की सैलरी, कई लाखों रुपए का स्टाफ और संसाधन यूज कर रहा है, और एसी से गाड़ी से नहीं निकलते, एसी कमरे से नहीं निकलते। अगर हमने सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई है, समाधान शिविर में कंप्लेंट लगाई है, तो हमारे नाम को उस एजेंसी के फोरमैन या साइड का कोई मसल पावर वाला आके ये दिखता, आपने कंप्लेंट लगाई थी, भाई साहब इस कंप्लेंट पे साइन कर दो। भाई क्यों, आप कौन है? भाई मुझे ऑफिस से भेजा है। जब वो पता करते हैं, ऐसे अभी एफएमडीए वाला आया था, मैंने हार्डवेयर चौक से लेके सोना टी पॉइंट की लगाई थी, वो कह रहे इस पे साइन कर दो। मैंने भाई किस लिए? कह रहे काम हो गया है। मैं मेरे ने जो काम बताया था ना वो हुआ ही नहीं है, और आप कौन है? कह रहे लो जेई साहब से बात कर लो। अब वो कौन है? वो उस कॉन्ट्रैक्टर का ही आदमी रहा होगा, जो बाद में मैंने उस पर लिख दिया कि मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे साइन करने के बाद जैसे मैंने उसकी क्लिप लेनी चाहिए उसने हाथ से छीन लिया। तो सरकारी आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो मतलब कंप्लेंटर का नाम ओपन नहीं होना चाहिए, ओनली गजटेड अफसर के पास रहना चाहिए, ना कि जेई के पास। जेई गजटेड अफसर नहीं है, और ना ही ठेकेदार के पास, ना ही उसके मसल पावर वाले नुमाइंदों के पास, जी वो जाके शिकायत करता है। इसलिए लोग शिकायत करने से पीछे हट गए। शिकायत पे समाधान होता नहीं है और दबाव बनाया जाता है कि इस पे साइन करो। तो ये श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी को ओपन लेटर है जो उन्होंने लिखा है, देओल जी ने लिखा है, गुरमीत सिंह देओल जी ने लिखा है। और फरीदाबाद आप ये समझें कि ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी बहुत काम की चिट्ठी है। हम इसीलिए इस चिट्ठी को आपके साथ बांट रहे हैं ताकि इस शहर का सिस्टम सुधारा जा सके। नहीं, मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि मतलब ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग है ना, ये भी खुले दरबार में टेंट में लगाई जाए, ना कि बंद कमरों में। लगभग 150 गाड़ियां सरकारी आ जाती हैं। मंत्रियों के मन में बिलबिलाहट पैदा हो जाती है जब मीडिया इसको कवर करना शुरू करता है। देओल साहब मैं आपको वो बताता हूँ,
मंत्री वहां बेलगाम होकर बोलते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बकने लगते हैं उन मीटिंग्स में, और समस्या ये हो जाती है कि पत्रकारों से कहा जाता है कि आप इस मीटिंग को लाइव ना करें। भैया क्या कर रहे हो आप? ये विधायक थे यहाँ, नीरज शर्मा, मनोहर लाल जी यहाँ ग्रीवेंस की मीटिंग लेने आते थे। उन्होंने कहा जी ये समस्याएं और हैं। मुख्यमंत्री जी बोले नहीं, विधायक नहीं बोलेंगे इस ग्रीवेंस की बैठक में। उन्होंने कहा जी विधायक केवल काजू और बादाम खाने के लिए आते हैं क्या यहाँ? हाँ, मैं था उस वो मीटिंग में। थे ना आप? मैं था। तो आप ये समझें फरीदाबाद कि जब जब आप देखो वो 17-18 से पता नहीं कौन सेलेक्ट करता है, उनमें से 14 तो वहीं सोल दिखा दी जाती हैं और 3 को आगे भेज दिया जाता है। अगर वो सोल थी तो ग्रीवेंस में इतना 150 आदमियों का 150 गाड़ियों का टाइम क्यों खराब? सोल है, दैट्स सोल। उसको फिर ग्रीवेंस में लाए क्यों? वो तो हम ये सुनने गए कि वो सोल हो गई। सोल की हुई समस्या को ग्रीवेंस में रखना ही नहीं चाहिए। जो सोल नहीं हुई है उसे रखा जाए। अगर सोल भी हुई है तो वो ग्रीवेंस तक समस्या क्यों पहुंची? एक जेई की समस्या को डीसी या एक जिले का कैबिनेट मंत्री और पूरा प्रशासन सुनने के लिए बैठा है। उस जेई ने उसमें 1 साल लगाया तभी तो ग्रीवेंस में गई। तो 1 साल वाले को तो कोई दंडित नहीं किया। अगर एक सीवर की है, सीवर के ढक्कन की समस्या ग्रीवेंस में आ रही है, ये बहुत शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए। बहुत शर्मनाक बात है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और शख्सियतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।